अच्छे कॉलेज में जाना क्यों ज़रूरी है? जब आप एक कॉलेज में एंटर करते हो तो वो सिर्फ आपको एक 4 दीवारी वाली बिल्डिंग नहीं देता, बल्कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करता है। आपके फ्यूचर का वो स्टार्ट होता है। वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो आपको बदलते हैं। कॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। आई फील मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। पर अगर इसी को हम जेंडर वाइज देखें, बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो शायद लड़कियों को थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। 12 ईयर्स ओल्ड तो मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए। हमारी लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, ऐसे फेजेस होते हैं, लेकिन वो चॉइस हमारी होती है कि उसके बाद हम उसको किस तरह लेते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत आगे जा रहे हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कोई DU में पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई अब्रॉड चला गया था। बट ग्रोथ का रास्ता तो यही है कि आप हर सिचुएशन में यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। इट वॉज लाइक आई वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड। मेरे को ये था कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो माई मदर वॉज टू अबॉर्ट मी। शी वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 14 डेज एंड फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला शी इज़ नो। मेरा घर ऐसा हो गया था ना जैसे कोई काटने को दौड़ रहा हो। हमारी लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, ऐसे फेजेस होते हैं, लेकिन वो चॉइस हमारी होती है कि उसके बाद हम उसको किस तरह लेते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आप शुरुआत करते हो, अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी की लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। पर अगर इसी को हम जेंडर वाइज देखें, बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो शायद लड़कियों को थोड़े ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं और कई बार उनके जो चैलेंजेस होते हैं वो नॉर्मल एक अगर हम मैन की बात करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अड्डा 24/7 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने खुद को इस तरह प्रूव किया है। लेकिन उनमें से एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है जिनके साथ आज हम बात करेंगे। और मैं एक छोटा सा हिंट आपको देना चाहूँगा, CUT के फील्ड में वो एक ऐसी पर्सन है जिनको शायद हर कोई जानता होगा। एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है पिछले 3-4 सालों में CUT में उन्होंने इतना नाम कमाया है कि आज शायद वो एक हाउस होल्ड नेम है। CUT का हर बच्चा शायद उनको जानता होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे साथ हैं रुबाइका मैम। रुबाइका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। एंड आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी स्टोरी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। और मुझे आपकी स्टोरी एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग लगती है और मुझे लगता है कि जब ये स्टोरी लोगों तक पहुंचेगी तो उनको मोटिवेट भी करेगी, इंस्पायर करेगी और कहीं ना कहीं एक दिशा भी देगी। बट उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो जनरली CUT के हर बच्चे का एक क्वेश्चन होता है कि अच्छा कॉलेज क्यों ज़रूरी है? अच्छे कॉलेज में जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि CUT में जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि मुझे SRCC में जाना है, मिरांडा हाउस में जाना है, किसी एक अच्छे कॉलेज में जाना है। तो ये अच्छे कॉलेज में जाना ज़रूरी क्यों है? सर मेरे हिसाब से इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि एक छोटी सी जगह से निकलना, फिर IIT BHU तक पहुंचना, आपको एक्सपोजर मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छे लोग मिले, अच्छे कनेक्शंस मिले, एंड फिर इतने बड़े एडटेक का फाउंडेशन कोई छोटी बात नहीं होती। तो ये रियलिटी है कि जब हम अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं तो हमें बहुत सारे अच्छे थॉट्स मिलते हैं, एंड उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे हूँ आपके सामने। इसको मैं थोड़ा डायरेक्टली बोलना चाहूँगा जो आपने बोला है। मुझे लगता है कॉलेज आपको नहीं बदलता। जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हो, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वो आपको बदलते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद भी ये रियलाइज़ किया कि जब मैं अपने गांव में था तो मैं टॉपर था वहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा था और मुझे लगता था मैं बेस्ट हूँ। लेकिन जैसे ही मैं IIT में पहुँचा तो वहाँ अलग अलग जगह से अपने अपने स्कूल के, अपने अपने क्षेत्र के टॉपर थे। तो पता लगता है कि यार गेम तो बहुत बड़ा है ना, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कंपटीशन है। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छे अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये जो एक मन में होता है ना कि यार मैं एक छोटी जगह में हूँ और मैं बेस्ट हूँ, कहीं ना कहीं वो आपको लिमिट भी करता है। बट जब आप अच्छे कॉलेज में पहुँचते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है और वो बहुत मैटर करता है। मुझे लगता है कॉलेज से ज़्यादा उसका जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ तो एक कहावत भी कही जाती है कि जब आप एक
कॉलेज में एंटर करते हो तो वो सिर्फ आपको एक 4 दीवारी वाली बिल्डिंग नहीं देता, बल्कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करता है, आपके फ्यूचर का वो स्टार्ट होता है और आप वहीं से ही सीखते हो कि आपको कहाँ जाना है, आपको कैसा बनना है। तो कॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। आई फील मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। मेरे लिए जर्नी लिटरली जो शायद बहुत छोटी हो सकती थी वो बहुत बड़ी हो गई। बट मैं मानती हूँ कि हर बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए, वो डिज़र्व करता है एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक्सपोजर। आई बिल्कुल। ट्रूली से दिस, बट जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज 12 years old तो मेरे पापा को कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गए एंड फिर हम वहाँ से शिफ्ट हो गए और लखनऊ के पास एक बहुत छोटी सी जगह है उन्नाव, वहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन ली क्योंकि मेरी मम्मी की गवर्नमेंट जॉब थी। तो मेरी मम्मी वहाँ पर अपनी जॉब वापस ले ली थी, मतलब इट वाज लाइक अ लक बाय चांस कि उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया था शादी के बाद, तो उनको जॉब वापस मिल गई थी। और फिर वी वर 6 brothers एंड सिस्टर्स, तो हमारा पूरा जो स्कूलिंग था वो वहीं पर हुआ। एंड फिर इट वाज लाइक कि मुझे जाना था AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बट सम ऑफ द रीजंस मैं नहीं जा पाई और मैंने वहीं पर ही नियर बाय एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने साइंस PCM से अपना ग्रेजुएशन किया, फिर देन लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और जब मैं ये कर रही थी इस ड्यूरेशन में ही आई गॉट अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको कुछ अगर करना है तो आप कर सकते हो। सो आई थॉट कि मतलब अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं एंड इफ़ आई कैन सपोर्ट माई फैमिली तो मुझे करना चाहिए। तो मैंने ना 12th के बाद ही जॉब स्टार्ट कर दी थी सर, एंड माई फर्स्ट सैलरी वॉज 1500 रुपीज़। सो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत आगे जा रहे हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कोई DU में पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई अब्रॉड चला गया था, बट हर किसी को वो एनवायरनमेंट या वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी सीकर रही हूँ, मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने उसी में ही आगे बढ़ने की सोचा। तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी सर, मैंने हमेशा ये सुना था कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको कोई भी इजीली जॉब दे देगा। तो माय कंसर्न वॉज कि अब मैं इस ग्रेजुएशन में हूँ, मैं अब अपनी मम्मी पापा के पैसे नहीं खर्च करवाऊंगी कि मैं जा करके इंग्लिश की कोचिंग लूँ। तो मैंने उस छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में, स्काई हाई नाम था उसका, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने पढ़ के इंग्लिश सीखी है। सो वो स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर था। तो वहाँ पर ही दे वर स्टार्टिंग एक छोटा सा वर्टिकल फॉर SSC एंड बैंकिंग, एंड दे आस्क्ड मी कि आप पढ़ाओगे। तो अब मेरा सर जो ग्रेजुएशन था वो भी मैथ्स, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैथ्स। तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगी। तो दे आस्क्ड कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो मैंने कहा मेरा एक्सपर्टीज़ ही मैथ्स है, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है पढ़ा देना। फिर जब मैं नेक्स्ट डे गई डेमो के लिए तो दे सेड वी ऑलरेडी हैव 12 years एक्सपीरियंस्ड वन पर्सन, तो वो तो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो तो बोलो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में कोई थॉट ही नहीं आया सर सेकंड, मुझे लगा कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो लेट्स डू दिस। तो मैंने इंग्लिश को जस्ट ना अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर आई है और आपने वो अपॉर्चुनिटी सीख कर ली, तो मैंने वो किया एंड मैंने पढ़ाना शुरू किया। इफ आई लिटरली से आज मैं इंग्लिश मेंटोर हूँ, पढ़ा रही हूँ इतने सारे स्टूडेंट्स को, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, अभी DU में पढ़ रहे हैं, BHU में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे जाना मेरा सपना था कि मैं जाती वहाँ पर, बट मैंने आज पढ़ाया उनको। और मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई है जब एक मुझे याद है स्टिल व्हेन आई वाज इन नवसारी विद माय फादर, तो मेरे पापा मुझे अपने फ्रेंड के घर लेकर के गए थे। मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी सर, बहुत इंट्रोवर्ट। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर नेम। सो मेरे को पता सर इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन, सबको पता होता है अपना नाम क्या है, बट मैं जस्ट बिकॉज मैं बहुत शाय थी तो मैं नहीं बोल पा रही थी। मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें नहीं पता थी कि आई के साथ बिलोंग्स नहीं लगता है, बिलोंग लगता है, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ क्योंकि आई एम नॉट सो फाइन एट दैट। बट मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मैं खुद पढ़ती थी कि कहीं ऐसा ना हो मैं खड़ी होंगी, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, बच्चे कुछ बोल ना दें, तो मैं 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ती थी, फिर मैं पढ़ाती थी। एंड देयर वाज अ टाइम सर कि वो जो बुक्स आती हैं ना अरिहंत की और मल्टीपल कंपटीशन वाली बुक्स रहती हैं, तो वो मैं पढ़ती थी, पढ़ाती थी। तब मुझे ये तक याद हो गया था कि कौन से पेज पर कौन से ईयर में SSC में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। एंड फिर फीडबैक लिया जा रहा था उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो द टीचर हु वाज 12 years एक्सपीरियंस्ड एंड आई हु वाज जस्ट 1 year एक्सपीरियंस, वो भी इंग्लिश में, मेरा फीडबैक वाज एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर जुनून है कि कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है, अचीव करना है, तो आप मेहनत करते हो। जब आप मेहनत करते हो तो आप उसका रिजल्ट देते हो। तो बस मैंने अर्न करना शुरू किया और फिर सर धीरे धीरे करके मैं यहाँ आपके सामने हूँ। एंड ये जो आपने बताया मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइफ में इवेंट्स आते हैं
लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि उन इवेंट्स के बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं। अगर हमने सही डिसीजन ले लिया तो हम एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, ग्रोथ की डायरेक्शन में जाते हैं, और उसी को अगर हमने गलत तरीके से ले लिया तो गलत डायरेक्शन में भी जाते हैं। मैम, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कब आया? आई वॉज द 5th चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। तो मेरी 3 बड़ी बहनें थी एंड फिर मेरा भाई, देन उसके बाद मैं हूँ। सो ऐसा होता नहीं है ना, फैमिली कंप्लीट हो जाती है अगर लड़कियाँ हो और फिर लड़का हो, देन 5th फिर अगेन। तो इट वॉज लाइक आई वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड। मेरे को ये था कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो माई मदर वॉज टू अबॉर्ट मी, बट फिर शायद वो गई होंगी, बट उनको नर्स ने बोल दिया कि नहीं, आपका बच्चा तो बहुत एक्टिव है और यू शुड नॉट गो फॉर दिस। तो मतलब मैं बच गई मुझे लाइफ मिल गई एंड अभी मैं यहाँ पर हूँ। और शायद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से इंस्पायर होते हो कि आप एक बहुत छोटी सी जगह से निकल करके बाहर आए हो, बट एज यू सेड कि टर्निंग पॉइंट लाइफ में तो हमेशा हमारे लिए ये लाइफ चैलेंजेस से भरी हुई होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ लगा ही रहता है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें थी। पहले तो ये फर्स्ट तो ये था, जब हम छोटे होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन जब आप बड़े होते हो तो देखते हो कि इश्यूज़ आ रहे हैं। तो एक तो मेरे पापा को कैंसर था, तो उस चीज़ से हम जूझ रहे थे। तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th मेरे पापा की डेथ हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर, उनका कीमो वगैरह चल रहा था। एंड फिर उसके जस्ट 1 ईयर लेटर मेरी लाइफ का सबसे वियर्ड पॉइंट था ये। मेरी एक सिस्टर थी मेरे से बड़ी, मतलब मेरे भैया से बड़ी, तो उनका इधर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और मेरा कंप्लीट हुआ था 12th। सो आई वॉज अबाउट टू टेक एडमिशन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं अलीगढ़ में जा कर के टेस्ट वगैरह दे आई थी और वो अपना एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए या यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जा रही थी। तो मतलब वो एक ऑटो में थी, उनको एक पता नहीं कैसे कोई गाड़ी हिट करी, तो उनकी ये जो सेंस ऑर्गन्स वाली नस होती है वो पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी एंड शी वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 14 days। एंड फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला शी इज़ नो मोर। तो ऑब्वियसली वी ऑल वर ब्रोकन पूरी तरीके से, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कोई चीज़ अगर बहुत टाइम से चल रही है और आपको पता है ये होने वाला है तो शायद आपको वो एक ढांढस आ जाती है, बट जब कुछ अचानक से होता है ना, मतलब आपको पता है कि अभी हम आपके सामने बैठे हुए हैं और कल आपको पता चलता है कि कुछ ऐसा हो गया है कि दैट पर्सन इज़ नो मोर और वो आपके सामने नहीं है, तो आप शायद उस चीज़ पर यकीन ही नहीं कर पाते हो, आप उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हो। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, मेरी सिस्टर की डेथ। एंड एज ए सेड ना सर, वो वाला टाइम ऐसा था मेरी लाइफ का कि हमारी फैमिली बहुत हैप्पी फैमिली थी सर। हम बहुत खुशी खुशी बैठते थे, बातें करते थे, क्योंकि बड़ा परिवार था तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होता था ना, भाई बहन बैठ रहे हैं, बातें हो रही हैं, कुछ नया बन रहा है। एंड आफ्टर माई सिस्टर्स डेथ मेरा घर ऐसा हो गया था ना जैसे कोई काटने को दौड़ रहा हो। हमारी फैमिली वॉज लाइक मोती का हार होता है ना, वो किसी ने तोड़ दिया, ऐसा फील होता था। तो जनरली मतलब बहुत बुरा लगता था, हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे और शायद मैक्सिमम हमारे भाई बहनों ने जॉब करनी इसीलिए स्टार्ट कर दी थी बिकॉज हम लोग एक दूसरे से कट रहे थे। माई ब्रदर वॉज लाइक हम लोग ये कब तक करते रहेंगे, बहुत वियर्ड चीज़ है कि हम आपस में बात नहीं कर रहे है ना, सिर्फ इसलिए कि बार बार कहीं उनकी बात ना आ जाए, क्योंकि जब भी उनकी बात होती थी तो वी आर लाइक हम रोना शुरू कर देते थे। तो उससे उभरने में ही मुझे लगता है हमारी फैमिली को काफ़ी टाइम लग गया, 4 से 5 साल। बट कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन होता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और पहले क्या होता था, जब कोई हमसे बात करता था तो हमारे आंसू आ जाते थे, हम रोने लगते थे, बहुत ऐसा हो जाता था कि टूट रहे हैं। और मैं बहुत मेरे साथ तो ऐसा होता था दैट शी वाज सो क्लोज टू मी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा था, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। तो मेरे सामने तो कोई बात करता था तो मुझे फूट फूट करके रोना आता था। बट अब जब मैं उनकी बात करती हूँ ना सर कभी भी किसी से, तो मैं बहुत स्माइल करके करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी यादें दी हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ दी हैं। तो जो लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं और जो लोग आपकी लाइफ में नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे मोमेंट्स में उनको याद करना चाहिए, उनकी अच्छी यादों को आपको याद करना चाहिए, ताकि वो जहाँ पर भी हों वो खुश हों इस चीज़ को देख करके कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो। बहुत तकलीफ़ होती है सर, स्पेशली फॉर माई मदर। आई फील कि वो बहुत टूटी हुई थी। उन्होंने मुझे बोला कि मैं जाना चाहती थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे थे, मुझे भी जाना था, बट माई मदर वॉज लाइक कि नहीं, मैं अपनी एक बेटी को खो चुकी हूँ तो मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती कि तुम कहीं बाहर जाओ। तो इस वजह से मैं नहीं गई। एंड मेरा सर एडमिशन भी जब फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेन्योर होता है कि आप 12th से कॉलेज में एंटर कर रहे हो, और मेरा वो ही मोमेंट ऐसा था ना कि मैं एडमिशन नहीं ले पा रही थी। और मेरा एडमिशन वॉज लाइक मैं नवंबर में जा करके मैंने एडमिशन लिया है एंड आई जस्ट स्टार्टेड कि ठीक है मेरे को ग्रेजुएशन करना है, मैं ग्रेजुएशन कर लूँगी। तो जैसे मैंने अभी बोला आपको थोड़ी देर पहले कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में शायद बहुत बहुत लंबा टाइम लग गया, बट
कई बार अगर आपके पास एक सही जगह होती है, सही अपॉर्चुनिटी होती है, और आपके पास जब चैलेंजेस नहीं होते हैं ना, और आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच जाते हो, तो वो बहुत बहुत बेसिक होता है और आप कुछ अच्छा कर लेते हो बहुत कम टाइम में। सो यस सर, टर्निंग पॉइंट तो था मेरी लाइफ का ये बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा एक ब्रेक था, बहुत टाइम लग गया इससे उभरने में, बाहर आने में। बट आई फील कि ये भी लाइफ का एक हिस्सा है, और ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप भूल तो नहीं सकते, लेकिन आपको इनके साथ जीना पड़ता है। मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, मैं यही कहूँगा। और जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि हमारी लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, ऐसे फेजेस होते हैं, लेकिन वो चॉइस हमारी होती है कि उसके बाद हम उसको किस तरह लेते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं। आपने जो उसके बाद राह चुनी कि आपने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की, साथ साथ फैमिली को भी सपोर्ट किया और धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैम वापस आते हैं, CUT की बात करते हैं। CUT का एग्ज़ाम क्या एक्चुअली बहुत टफ है? सर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो मिथ है और कुछ रियलिटी भी है, जो स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिथ एक्चुअली में बनाई जाती है सर, कंपटीशन है तो टफ तो होगा ही, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर देयर और कुछ हज़ारों में सीट्स हैं, तो टफ नहीं है सर। अगर कंसिस्टेंसी है आपके अंदर तो आप आगे बढ़ सकते हो। स्टूडेंट्स को ये आइडिया होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। वो कछुआ खरगोश की कहानी हम सुनते हैं ना, वो लिटरली में आज भी अप्लाई होती है आई फील। तो कंसिस्टेंट अगर रहेगा बच्चा तो आगे बढ़ जाएगा। और एक जनरली बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि CUT की तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चे 11th में शुरू कर देते हैं, कुछ 12th में करते हैं, कुछ 12th के बाद सोच रहे होते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि CUT की तैयारी शुरू करने का सही समय क्या है। क्योंकि 12th में जब बच्चा आता है तो वो डोमेन्स तो पढ़ लेता है सर, लेकिन वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, और लैंग्वेज ही स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर होता है। और हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स में आपको लैंग्वेज कंपलसरी है। सो इतनी सारी विकैबुलरीज हैं, फिर RC के लिए रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। सो आई फील अगर 11th से ही आप ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हो तो आप अच्छा कर लेते हो। और ये जो फियर होता है ना कि ये CUT का एग्ज़ाम देना है, 15 लाख लोग बैठेंगे, एक मन में कहीं ना कहीं फियर होता है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देखे नहीं होते। तो 11th चल रहा होता है, 12th चल रहा होता है, ये दिमाग में चल रहा होता है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? तो दिस इज़ द रियलिटी कि डर लगता है। आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नया करने जा रहे हो, कुछ भी एडवेंचर करने जा रहे हो, आपको डर लगेगा ही लगेगा। बट अगर आप एक बैलेंस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, आपने पता है कि आपने किस टाइम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपको एप्लीकेशन आता है कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ, तो आप बहुत ही ईजिली CUT एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जहाँ पर स्टूडेंट आई फील से लैक करता है मैक्सिमम। लेकिन टॉपर वही होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ एक प्रॉपर अप्रोच पकड़ता है, और वो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि CUT में अगर आप जा रहे हो, किसी भी कंपटीशन में आप जा रहे हो, तो मॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपको एक एग्ज़ाम फील देता है, आपको प्रेशर हैंडल करना सिखाता है, और आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाता है। क्योंकि अगर स्पीड और एक्यूरेसी का आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सकते हो। तो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं अक्सर कि मैंने 12th का बोर्ड से पहले मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया CUT पे, जैसे ही बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए अचानक से रियलाइज़ हुआ अरे CUT देना है। तो क्या CUT के बाद बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद जितना भी टाइम बचता है, कम ही बचता है, क्या उस दौरान तैयारी करके भी आप CUT में अच्छे मार्क्स ला सकते हो? सर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, पहले तो मैं बोलूँगी, बट इट डिपेंड्स। बच्चे को ये समझना ज़रूरी है कि आपकी एफिशिएंसी क्या है। आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर आप एक टॉपर हो। शायद टॉपर के लिए तो 1 महीना ही काफ़ी होता है, बट अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो वो कंसिस्टेंसी से इसको बीट कर सकता है। बट अगर आप एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आप पढ़ने बैठोगे, बुक सबको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो आपके पास अगर एक प्रॉपर मेंटरशिप है, गाइडेंस है, तो आप कर सकते हो उसको। बट आई फील जितना जल्दी आप इसको शुरू कर दो, अगर आपको लग रहा है कि आप बिलो एवरेज हो, तो जितना जल्दी आप इसको शुरू करोगे उतना बेहतर रहेगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ जाता है। CUT के कंटेक्स्ट में एक और क्वेश्चन आता है कि बच्चों के मन में एक पर्टिकुलर कॉलेज होता है कई बार कि यार मैं तो कॉमर्स से किया है 12th, तो मुझे तो इस कॉलेज में जाना है, या मेरे लिए ये कॉलेज सही है। तो जो बच्चों के ये परसेप्शंस होते हैं कि मेरे लिए ये कॉलेज सही है, मेरे लिए ये कॉलेज सही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर आई थिंक ऐसे परसेप्शंस बनने चाहिए, क्योंकि जब ऐसे परसेप्शंस बनते हैं तभी कंपटीशन डेवलप होता है। हम बोलते हैं ना कि बिना कभी कभी पुश के हम आगे नहीं बढ़ते।
कभी कभी हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। सो वो एक्सटर्नल फोर्स हमें कंपटीशन देख के ही मिलता है। और जब आप एक्सपीरियंस के पीछे भागोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं तो एक्सेल करोगे, किसी ना किसी चीज़ में तो एक्सेल करोगे। सो आई फील एक अच्छा कॉलेज आपको एक नई जर्नी देता है, एक अच्छा कॉलेज आपको ओवरऑल डेवलपमेंट देता है। आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे होते हो, बोलते हैं ना, गढ़ रहे होते हो आप वहाँ पे, आप एक अच्छे इंसान बन रहे होते हो, आप नया सीख रहे होते हो, आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये सर कि जब आप DU BHU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो तो आपको एक्सपोजर्स मिलते हैं, अलग अलग लोग मिलते हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हो, जिनसे आप नई नई चीज़ें सीखते हो, और आपको भी लगता है कि नहीं, मुझे भी अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको ब्रेक करना चाहिए और मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो वो जो पार्टिसिपेशन की स्पिरिट आती है ना सर, आई फील वो आपको एक अच्छा कॉलेज ही दे सकता है। सो येस, दिस इज़ ट्रू कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी और उसका एक अच्छा कॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए। अच्छा बताइए कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए CUT में, मुझे मेरा पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या किसी बिलो एवरेज कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए? सर इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप करना क्या चाह रहे हो। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट है कि नहीं, आपको लाइक AI से रिलेटेड कुछ सीखना है या करियर बनाना है, या आप किसी अलग फील्ड में जाना चाहते हो, तब तो आप किसी भी नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लो और आप सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत सारे होते हैं वो सीख लो, या फिर आप कोई टेक कोर्स कर लो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं, मुझे रिसर्च के लिए जाना है, मुझे इसी फील्ड में अच्छा करना है, तो आई फील कि बच्चा 1 साल का अगर ड्रॉप लेना चाहे तो वो ड्रॉप ले करके एक अच्छे कॉलेज में पहुँच के अपना करियर और बेहतरीन कर सकता है। एक और क्वेश्चन बताइए मैम कि DU वर्सेस प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, ये क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है। जब हम CUT देते हैं तो मान लो मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया, थोड़ा एवरेज आया, तो मुझे एक नॉर्मल कॉलेज मिलेगा, और दूसरी तरफ मेरे पास चॉइस होती है कि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो उसको, उस चॉइस को कैसे इवेल्युएट किया जाए? सर इसका इवैल्यूएशन आई थिंक बहुत परफेक्टली कर सकता है स्टूडेंट। जब आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हो, जैसे आप DU की बात कर रहे हो, हंसराज, हिंदू, आप जितने भी नोटेबल पर्सनालिटीज़ को देखते हो, नोटेबल एलिमनाई एक वर्ड होता है ना, आप शाहरुख खान को देख लो, आप अमिताभ बच्चन को देख लो, आज ये जाने माने पर्सनालिटीज़ हैं और इनके थ्रू भी काफ़ी सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो ये वहाँ पे आते हैं, अपने सेमिनार्स करते हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ का वो लाइक कुछ ना कुछ प्रमोशन टाइप का करने के लिए आते हैं। तो जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर सोसाइटीज़ होती हैं सर, जो हमें हो सकता है कि एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में ना मिले, जो स्टूडेंट्स को वहाँ पर मिलती हैं, और वहाँ पर कनेक्शंस मिलते हैं। सो जब आप ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हो, ऐसे लोगों से इंस्पायर होते हो, तो पहली चीज़ तो आपके अंदर एक थॉट आता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ बेहतरीन करना है, और दूसरा आपको लिंक्स भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो पढ़ना ही चाहता हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिंगिंग में अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डांसिंग में अच्छा करना चाहते हैं। हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको ये नहीं दे सकती जो एक्सपोजर जिसके बारे में हम बात करते हैं। बट या एक अच्छा कॉलेज आपको एक अच्छा एक्सपोजर देता है। तो मैम ये आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं थोड़ा आपकी जर्नी के थ्रू ही समझना चाहूँगा कि आप जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरह की कम्युनिटी से आते हैं, एंड बीइंग ए गर्ल, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, और उसमें फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, या उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया? जब मैं पहली बार अपने घर से बाहर निकल रही थी एंड आई आस्क्ड माय मदर कि मुझे जॉब करनी है यहाँ पर, तो शी सेड यस यू कैन गो। मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि सर मेरे पेरेंट्स और सिबलिंग्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरी मम्मी वॉज ओके, मेरे भाई वॉज ओके, बट माई रिलेटिव्स वॉज नॉट लाइक दैट। तो रिलेटिव्स का ये था कि बाहर नहीं भेजो, वहाँ का माहौल ख़राब है, ये चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं है। बट कहा जाता है कि एक वॉचफुल पॉट जो होता है ना, इट नेवर बॉयज़। अगर आप किसी को भी बाहर भेज रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जब उस पर नज़र रखी जाती है ना कि वो क्या कर रही है, जब आप अपने बच्चों से कनेक्टेड होते हो, वो कनेक्शन आपके साथ होता है ना, तो वो आपको हर अच्छा बुरा बता रहे होते हैं, डर नहीं होता उनके अंदर, वो आपसे सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कुछ गलत नहीं कर रहे होते। तो जब मैं बाहर निकली सर, तो मेरे तो रिलेटिव्स वाला लाइक नहीं भेजो, नहीं ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है ना, क्या ज़रूरत है, कुछ उल्टा सीधा हो गया या कोई दिक्कत आ गई तो। सो माई मदर वॉज लाइक दैट कि नहीं, अगर तुम्हें करना है तो तुम आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जब मैंने स्काई हाई में जॉब करी थी, तो वहाँ पे ना पैम्फलेट्स बन रहे थे टीचर्स एक्सपीरियंस के, तो मेरे को भेज तो दिया था मेरी मम्मी ने अगेंस्ट ऑल द रिलेटिव्स। फिर उसके बाद एक दिन मैं सो रही थी, तो मेरी मम्मी मेरे पास आई, उनको किसी ने बताया था कि वो न्यूज़पेपर में वो पैम्पलेट आया हुआ है, उस पैम्पलेट में मेरा नेम है। तो शी वाज लाइक कि उठो 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 उठो, देखो देखो, सी योर नेम इज़ देयर। तो मैं उठी, तो आई वाज नॉट एट ऑल एक्साइटेड। मेरा हमेशा से ये था सर कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई मदर,
एंड जब आप वो चीज़ रखते हो ना कि आपको अपने पेरेंट के लिए कुछ करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी हैं आपके लिए, तो वो चीज़ मैंने अपनी जब मदर की आंखों में देखी ना कि शी सेड कि सी योर नेम इज़ देयर इन द न्यूज़पेपर, योर नेम इज़ देयर, और वो भी उनको किसी कम्युनिटी के ही पर्सन ने बताया कि आपकी बेटी का न्यूज़पेपर में नेम आया है. सो वो जो वहाँ से प्राउड मोमेंट लेकर के आई थी और वो जो उन्होंने मुझे दिखाया, तो मैं तो नींद से उठी एकदम, बट व्हेन आई सॉ ना आई हग माय मदर, एंड मेरी मम्मी का वो शायद प्राउड मोमेंट था कि मेरी लड़की ने कुछ ऐसा किया है कि शी इज़ नाउ हियर. और वहाँ से लेकर के अभी तक की जर्नी सर, जब मैं आज यहाँ पर हूँ, आई एम लकी इनफ कि मैं एक एडटेक में पढ़ा रही हूँ, सामने स्क्रीन है, लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ. अदरवाइज़ लड़कियों के ऊपर तो हर तरह के इल्ज़ाम लग जाते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है. तो आई थिंक आई एम एन एस्पिरेशन फॉर माई सेल्फ. एंड आज उन बहुत सारी लड़कियों के लिए जो छोटी सी जगह पे रहती हैं उन्नाव में, उन सब के लिए मैं शायद एक इंस्पिरेशन हूँ कि मैं वहाँ हूँ, उनके सामने हूँ, वो मुझसे पढ़ रहे हैं. एंड जब वही कम्युनिटीज़ की गैदरिंग्स होती हैं, वो आते हैं और वो बोलते हैं आकर के कि अरे मैं रुबाका मैम की बहुत फ़ैन हूँ, और स्पेशली मेरी वजह से वो घर में वो कम्युनिटी फंक्शंस अटेंड करने के लिए आते हैं कि मुझे उनसे मिलना है. एंड मुझे ये भी अच्छा लगता है सर कि आज बहुत सारे लोग उन्नाव के, हमारी कम्युनिटी के ही, मेरी वजह से, मेरे को देख करके कि वो आगे बढ़ गई है, तो वो अपनी लड़कियों को आगे भेज रहे हैं. वरना मेरा उन्नाव में इतनी छोटी सी डिस्टेंस से बाहर निकलना, फिर उसके बाद लखनऊ आना, फिर उसके बाद देयर वाज अ टाइम कि कभी कभी बहुत ऐसा, जब आप एडटेक में होते हो तो मॉर्निंग का टाइम 9 to 5 या 9 to 7 का होता है. तो अगर मुझे 5 से 7 हो जाता था तो मैं घर पहुंचती थी, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स वर लाइक कि देखो इनके पापा होते तो इनको निकलने देते इतनी रात में. तो ऐसे करके भी कई बार बोला है. मैं कई बार टूट गई हूँ सर, मैं फूट के रोई हूँ कि वाई इज़ इट सो, कि मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं. भाई जब 10 बजे रात में आता है तो उसको नहीं बोला जाता है, लेकिन मेरे को 5 साढ़े 5 बजे आने के लिए घर में बोला जा रहा है. तो मेरी मम्मी वॉज लाइक कि मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ बोल रहा है, तो तुम्हें किसी से डरने की या तुम्हें किसी के लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है. वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू. बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बिल्कुल सच है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट का ये वाला सपोर्ट नहीं मिल पाता. इनफैक्ट पेरेंट्स कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को. कई बार वो बोलते हैं कि देखो उसने तो ऐसा कर लिया, उनके बेटे ने तो ये कर लिया, बेटी ने ये कर लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन बच्चों को किस तरह का सपोर्ट मिला. जैसे आपके ही केस में आप आज सफल हो, आज इतनी फेमस आप टीचर हो, इतने लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लेकिन उसके पीछे पेरेंट्स का कितना सपोर्ट है ये पेरेंट्स जनरली नहीं देख पाते. तो वो कंपैरिजन करते हैं और उस कंपैरिजन में इनफैक्ट हर्ट करते हैं अपने बच्चों को. rather than being there with them, rather than understanding them, rather than being present with them, वो ये नहीं कर रहे होते. तो ये सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हो, इतना आप उनको सुविधाएं देते हो, इतने रिसोर्सेज देते हो, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ रहना, उनको समझना, उनको सपोर्ट करना, और उनको आज़ादी देना अपने हिसाब से सोचने की. क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली बच्चे को एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश करोगे और एक सर्टेन इनविजिबल प्रेशर क्रिएट करोगे, तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि ये बच्चा अपना डायरेक्शन नहीं फिगर आउट कर पाएगा, और वो आपकी वजह से एक डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दैट डायरेक्शन इज़ नॉट मेंट फॉर हिम और हर. तो सभी पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि यार अपने बच्चे पे ट्रस्ट करो सबसे पहले तो. ठीक है, बच्चे हमेशा पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, हमेशा उनके बैक ऑफ माइंड होता है कि मुझे पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है. तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको फ्रीडम देनी चाहिए, और रादर देन क्रिएटिंग बाउंड्रीज और रादर देन कंट्रोलिंग द किड्स, यू शुड बी प्रेजेंट एंड यू शुड बी विद देम. और ज़माना बहुत चेंज हो चुका है. जो पुराना ज़माना था और आज का ज़माना बहुत अलग है. आज के बच्चों को ये चाहिए, फ्रीडम चाहिए उनको टू थिंक डिफरेंट. आजकल की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अलग अलग हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे. ट्रू है सर. और मुझे तो लगता है गर्ल्स सर लिटरली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स. और हमेशा बोला जाता है ना सर, लड़के को फ्रीडम मिलती है लेकिन लड़की को हमेशा जज किया जाता है. सोसाइटी हमेशा लड़की को जज करती है. लड़का अगर कमा करके गाड़ी खरीद रहा है, बंगला खरीद रहा है ना, तो बोलेंगे हाँ वो तरक्की कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, देखो कितनी मेहनत कर रहा है. लेकिन लड़की अगर वो लेकर के आएगी ना, तो उसको पूछा जाता है कहाँ से लेकर के आई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक पेरेंट को, हर एक सोसाइटी को ये जानने की ज़रूरत है कि लड़की को संभालने की नहीं, समझने की ज़रूरत है. समझना ज़रूरी है. एंड वो अंडरस्टैंडिंग मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी भी नहीं है लोगों में. तो ये ऐसा क्यों है? ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, ये ऐसा क्यों है? सर आई थिंक थॉट प्रोसेस
एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम फेमिनिज्म के नारे तो लगाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू फेमिनिज्म हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फेमिनिस्ट हमेशा एक डिमांड करता है कि आपको मेल और फीमेल को इक्वालिटी देनी है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी, मेरे भाई जिस स्कूल में पढ़े उस स्कूल में मैं पढ़ी, जितना पैसा मेरे भाई के ऊपर खर्च हुआ है उतना पैसा मेरे ऊपर भी खर्च हुआ है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इक्वालिटी सिर्फ ज़बान पे नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी आपके एक्शंस में होनी चाहिए। अगर आप लड़के के ऊपर ये भरोसा जता रहे हो कि तुम बाहर जाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो और मुझे पता है कि तुम बेहतर ही करोगे, उतना ट्रस्ट मुझे लगता है पेरेंट्स को अपनी बेटी के ऊपर भी दिखाना चाहिए कि तुम अच्छा कर सकती हो और मुझे पता है कि मेरा भरोसा तुम्हारे साथ है, तो तुम कभी भी किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। एंड आई थिंक सर सबसे बड़ा डर ना मार होती है ना डांट होती है, सबसे बड़ा डर प्यार होता है। अगर एक बच्चे को उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि एक लड़के को मिलता है ना घर में, तो आई थिंक सर लड़की तो हमेशा आगे जाएगी। मेरे हिसाब से तो वुमेन के अंदर एम्पावरमेंट इतना ज़्यादा होना चाहिए ना कि मैटर नहीं करता कि कितनी बाउंड्रीज है आपके पास, जस्ट ब्रेक द बार्स एंड फ्लाई एज मच एज हाई यू कैन। जितना उड़ सकते हो आप उड़ो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, एक ही लाइफ है। तो मुझे तो लगता है बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। इनफैक्ट डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, तो लड़कियों के केस में अगर उनकी जॉब नहीं लगती तो शादी कर दो, लड़कों की जॉब लग जाती है तो शादी कर दो, और बस डिफरेंस ये है कि एक लड़की एक लड़का है। सर कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी लड़कियों को बोझ माना जाता है, मैं महसूस करती हूँ ये, क्योंकि जब स्पेसिफिकली तो जब लड़की 30s की एज में पहुँच रही होती है ना, तो सब ये बोलना शुरू कर देते हैं तेरी उम्र जा रही है, तेरी उम्र जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ लोगों से, क्या शादी कर लेंगे तो उम्र नहीं जाएगी, या क्या हमारी एज रुक जाएगी? और क्या गारंटी है कि शादी करने से मैं और ज़्यादा खुश रहूँगी? इसकी गारंटी क्या है? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि शादी से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ठीक है, शादी करनी है, व्हेन यू फाइंड समवन लाइक माइंडेड, या आपका मन करे कि यार ठीक है मुझे सेटल होना है, आई रियली वांट टू डू इट, तो आप कर लो। बट जो सोसाइटी का एक थिंकिंग है कि एक एज के बाद शादी कर लो, तो शादी करने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है? क्योंकि आपने शादी की मान लो किसी से और आपका थिंकिंग वर्कआउट नहीं हुआ, या अगर आपने शादी के चक्कर में अपना कंप्रोमाइज़ कर लिया, पढ़ाई कंप्रोमाइज़ कर ली, जॉब कंप्रोमाइज़ कर ली और शादी कर ली, तो कल को क्या गारंटी है कि वो पर्सन जिससे आपने शादी की है ही विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ यू? एंड आप तो एनीवेज पे डिपेंडेंट ही बन जाओगे, है ना? तो आप तो उस मर्सी पे हो कि वो टेक केयर कर लेगा आपका, नहीं किया तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो आई थिंक ये सोच बदलने की ज़रूरत है कि जब एक लड़की पढ़कर और अच्छी एक जॉब पे जब जाके अच्छे एम्प्लॉयमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जब वो शादी करेगी, तो एक बेटर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है, रादर देन कि सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करके कि चलो शादी कर लो। ट्रू है सर, मुझे भी ऐसा ही फील होता है। डोंट मैरी क्योंकि एज आ गई है, मैरी जब आपको लग रहा है दैट दिस इज़ द राइट टाइम एंड यू आर इनफ मैच्योर, और आप अपने आप के लिए उतने कैपेबल हो गए हो कि अगर इश्यूज आते हैं इन फ्यूचर तो आप अकेले भी स्टैंड कर लोगे। बिकॉज सर कल किसी ने नहीं देखा है, नोबडी नोज कि कल क्या होने वाला है। तो बोलते नहीं है प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट। सो आई थिंक करना चाहिए, मुझे तो लगता है। अच्छा मैम, आई थिंक जो आपने कहा कि खुद का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि खुद की आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया है, अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो, तो आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और हर कोई चाहता है कि लोग मुझे जाने, मेरी वजह से जाने, मेरे काम की वजह से जाने। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की और आपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से आप अपने पैरों पे खड़े हो सको, तो फिर जब आप शादी करते हो तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट हो जाते हो। तो आपका खुद का आइडेंटिटी है नहीं, तो आप हर चीज़ के लिए, चाहे पैसे हों, चाहे और भी कोई चीज़ हो, आप एक दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट हो। और उसमें फिर कहीं ना कहीं ये चांस होता ही है कि चीज़ें ख़राब होंगी एंड देन यू विल नॉट हैव एनीथिंग। आपका तो कुछ है ही नहीं, ना आपने कभी उतनी पढ़ाई की थी, ना आपने कोई जॉब की थी, ना आप कुछ कमाते हो, ना आपकी कोई फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, एंड देन यू विल बी कॉट अप इन दिस। तो मुझे लगता है कि हर लड़की को मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद की आइडेंटिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग आपको जाने आपके नाम से, आपके काम से, आपकी वजह से, और एक इक्वल स्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार आप ठीक है, आप शादी कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं हो या आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आप अपने पैरों में नहीं, आपकी भी स्टैंडिंग है, दूसरे की भी है, और आप साथ में एक अच्छी लाइफ बिता सकते हो। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं लड़कियों के सपने एक सीने में ही दफन होकर के रह जाते हैं।
अगर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर निकलने की, आगे बढ़ने की, कुछ अच्छा करने की। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को जीने का अधिकार है। इट्स नॉट अबाउट कि आप ज़िंदगी जी रहे हो पल पल मर के। आपको जीना है तो आप खुले आसमान के नीचे, खुली छत के नीचे जियो, उड़ो। मैं कहती हूँ सर, मेरे को तो लगता है कि आपका कंपटीशन कभी कोई दूसरा होना ही नहीं चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, स्पेशली लड़कियाँ। आज वो समाज में हम रह रहे हैं ना, तो हमें उस समाज को देखते हुए सोचना चाहिए कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ ना, तो अगला मेरा स्टेप क्या होगा कि मैं और ऊपर उड़ सकूँगी और ऊपर उड़ सकूँगी। क्योंकि अगर आप उड़ रहे हो ना, तो आपको उड़ते हुए देख करके कितने पक्षी आपके पीछे आएंगे ना, आपको नहीं पता। क्योंकि अगर लड़की पढ़ रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर रैशनलिज्म ला रही है, सही और गलत की पहचान। और जब एक घर की लड़की सही और गलत की पहचान जानती है ना, तो वो अपने बच्चों को भी वही देती है, जो मुझे लगता है ना कि एज लेगेसी आगे जाता जाता है। तो बहुत ज़रूरी है सर। और मुझे लगता है सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। नहीं, बिल्कुल, आप जैसी लड़कियां ये सोच बदल रही हैं ऑलरेडी, और बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर होती हैं। बाकी सभी लड़कियों को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो आपके सामने एक रोल मॉडल है यहाँ पे, और आपको बहुत सारे अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने इन सोशल बैरियर्स को तोड़ के, जो सोशल नॉर्म्स हैं उनको तोड़ के आगे बढ़ा है और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की हैं। तो सभी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि किसी की भी बातों में नहीं आना है कि इतना पढ़ाई करके शादी कर लो, या इतना तुम्हारे लिए बहुत है, या घर से बाहर नहीं निकलना। आपको अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी, कोई आपके लिए नहीं आने वाला है, ये मान लो। क्योंकि आपके आसपास के लोग उसी थिंकिंग से बिहेव करेंगे, उसी थिंकिंग से बात करेंगे जो सालों से चलता आ रहा है, और रैशनल यही होगा कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आया है। तो इन चीज़ों में नहीं आना है, अपने हक के लिए लड़ना है। और अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो पूरे जी जान से करो, और ऐसा सोचो कि आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है। क्योंकि एक अच्छा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक की, आप एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाओगे, और फिर आपकी थिंकिंग ही चेंज हो जाएगी, फिर यू आर एट द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। एंड आई थिंक ज़रूरत है एक कदम आगे बढ़ाने की। आप शुरुआत करते हो, अंत अपने आप अच्छा हो जाता है। Thank you so much, ma'am, Thank you so for much. coming on this podcast. Thank you so much once again. Thank you so much.